तो चलिए बेटा प्रारंभ करते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर जो था बेटा वो थोड़ा तकनीकी कारणों से काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, तो खैर अब उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किस टॉपिक पे किया था बेटा? सवाना प्रदेश पे। तो देखो सवाना को लेके बड़ा डिस्टरबेंस हुआ, क्लास हम लोगों के बीच बीच में बाधित हुई। 2 मिनट में ब्रीफ कर दें। सवाना की भौगोलिक स्थिति देखते ही तुरंत उसकी वनस्पतियां फ्लैश आउट हो जाती हैं। एक तरफ सघन वन है, एक तरफ उसके मरुस्थल है। जाहिर सी बात है, अगर ये दो इलाकों को कनेक्ट कर रहा होगा तो इसकी स्पेशलिटी तो होगी, दोनों की होगी और बिल्कुल है। आदत जो इक्वेटोरियल रीजन की वृक्षों की है वो आदत नहीं गई, यानी उसका शीर्ष जो है वो कैनोपी के फॉर्मेट का, हाइट थोड़ी सी घट जाती है। और जो सवाना नाम देते हैं हम लोग वो सिर्फ एक विशेष प्रकार की घास है बेटा, जिसका नाम ही सवाना है, उसी के आधार पे देते हैं। अब स्केच अगर आपके पास है तो जरा देख लें। शीतोष्ण कटिबंधीय तृण प्रदेश ऊपर लिखा हुआ है, नीचे उष्ण डॉटेड फॉर्मेट में है ना बेटा। तो डॉटेड वाला जरा देख लीजिए। दक्षिण अमेरिका में दिख रहा है लानोस, लानोस और नीचे कैंपास। अफ्रीका में सवाना दिख रहा है, यूरोप में नहीं है, ठीक है बेटा। और इसके अलावा आपको ऑस्ट्रेलिया में फिर दिख रहा है किस नाम से बेटा? सवाना। एक बहुत छोटा सा था तो हम उस पर लिख नहीं पाए, तो आप लिख लो वहीं पे। श्रीलंका पहचान रहे हैं? मैप में श्रीलंका को पहचान लेंगे? चलिए बड़ा अच्छा है, कम से कम पहचान तो लेंगे। तो श्रीलंका में भी ये घास के मैदान में बेटा, तो उसको लिखा जाता है पटाना। क्लियर है बेटा? तो श्रीलंका में भी ये घास के मैदान है बेटा, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पटाना। मोटा मोटा बस इतना समझना कि अब जंगल घने से थोड़ा सा विरल हो रहे हैं, है ना बेटा। और एवरग्रीन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहता है किधर? इक्वेटोरियल रीजन की तरफ जो होते हैं वहाँ अभी सदाबहारी वाला कॉन्सेप्ट रहता है। और जैसे जैसे हम मौसमी क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे वनस्पति छोटी होती जाती है और लास्ट में छोटी होते होते शाखा युक्त और फिर अंत में झाड़ियों के रूप में। क्लियर है बेटा? ऐसी चर्चा हो गई। अगला देखो क्या है लिस्ट में हम लोगों के। लिस्ट जो बनाया था उसमें भूमध्य सागरी है कि देख लो कि शीतोष्ण कटिबंधीय तृण प्रदेश पहले कौन है वो देख लो। हाँ हेडिंग बनाइए। भूमध्य सागरीय प्रदेश, यही ना बेटा? हाँ इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन, वो मेडिटेरेनियन सी है ना बेटा, उसी के नाम पे सॉरी भूमध्य सागरीय प्रदेश है। क्यों नाम दिया गया बेटा? क्योंकि भूमध्य सागर के इर्द गिर्द यानी उसका जो कोस्टल एरिया है वहां पे इनका भौगोलिक विस्तार थोड़ा सा अधिक है, ठीक है। तो मैप के माध्यम से देख लो। मैप तो बड़ा खराब कर दिया गया भाई। ये आपका भूमध्य सागर है बेटा, मेडिटेरेनियन है। इसके आसपास के जितने कंट्री हैं जैसे इटली आपको दिखेगा, दक्षिणी फ्रांस आपको दिखेगा, स्पेन आपको दिखेगा, है ना। और इधर अगर आ जाए आप इस तरफ तो स्पेशली अगर आप देखें तो मिस्र वगैरह भी आ जाएगा, सब इसी इलाके में, है ना बेटा। ये पूरा जो इलाका है इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी में भूमध्य सागरीय प्रदेश। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु की दशाएं कुछ खास प्रकार की हैं, कुछ विशेष तरह की। अब इस तरह की जलवायु की दशा खाली यही थोड़ा ही है,
इस तरह की जलवायु दशाएं धरती पे कई स्थानों पे हैं। जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ है, इस तरह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन आपको मिलेगी, वो सब की सब कहलाएगी क्या बेटा? भूमध्य सागरीय प्रदेश। वो भूमध्य सागर के आसपास हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन्हीं अक्षांशों पे चले चलिए, यूएसए है, इन्हीं अक्षांशों पे चले चलिए इधर, इन्हीं अक्षांशों पे चले चलिए अफ्रीका में, और इन्हीं अक्षांशों पे चले चलिए ऑस्ट्रेलिया में। हर जगह भूमध्य सागरीय प्रदेश देखने को मिलते हैं, और इनको बोला जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश ही, चाहे उनकी भौगोलिक स्थिति किसी भी महाद्वीप में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनका जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ दिख रहा है? सबसे अधिक विस्तार तो भूमध्य सागर के आसपास दिख रहा है। फिर अगर आप देखें तो मध्य कैलिफोर्निया के, अच्छा एक बड़ी मजेदार बात है, उसको ध्यान में रखना, 30 से 45 अंश अक्षांशों पे पाए जाते हैं, लेकिन स्थलों के पश्चिमी तटों की ओर। फिर से सुनो, अभी हम सब लिखाएंगे बेटा, पहले महसूस करिए। 30 से 45 अंश पे दोनों हैं, 30 डिग्री टू 35 डिग्री, 30 डिग्री टू 35 क्या 45, 45 डिग्री पर दोनों विद्यमान है। माने जब हमने इसके साथ उत्तरी और दक्षिणी नहीं लिखा तो इसका मतलब है दोनों तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसको हम लोग बोले स्टेपी प्रदेश। क्या कहेंगे बेटा? स्टेपी प्रदेश। और इसे भूमध्य सागरीय प्रदेश। अब सबसे बड़ी परेशानी कि एक ही अक्षांश पे दोनों है, बिल्कुल है, एक ही अक्षांश पे दोनों है। बस डिफरेंस ये है कि ये स्थलों के आंतरिक भागों में है। कहाँ है बेटा? आंतरिक, आंतरिक माने अंदर की ओर, कोस्टल एरिया में नहीं है, माने तटीय भागों में नहीं है, अंदर की ओर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, और ये तटीय भागों में। और मुख्य रूप से तटीय भागों में अगर बात करें तो पश्चिमी तटों पर। अब उदाहरण से जरा देखो, ये 30 से 45 है, तटीय भागों पे क्या दिखेगा? भूमध्य सागरीय। और अंदर की ओर क्या दिखेगा? प्रेरी प्रदेश। क्लियर है? तटों पे नहीं होगा, अंदर होगा। इधर क्या होगा बेटा? प्रेरी प्रदेश। अंदर की ओर स्टेपी प्रदेश, नाम उसका चाहे जो भी हो। यहां अगर देखें इन्हीं अक्षांशों पे, तो अंदर इसका बहुत बड़ा विस्तार है, जिसको हम लोग यूरोप में स्टेप्स कहते हैं, स्टेपी कहते हैं, स्टेपी प्रदेश है। यहां भी देखने को मिलेगा पश्चिमी तटों की ओर भूमध्य सागरीय प्रदेश, और अंदर की ओर प्रेरी प्रदेश। ऑस्ट्रेलिया तो खैर पूछना। एक बात और, कि जहां जहां ये जलवायु होगी, जो मैंने बताया भूमध्य सागरीय प्रदेश, जहां जहां ये जलवायु होगी, वहां वहां कुछ हो ना हो, गेहूं की खेती बहुत जबरदस्त हो। क्योंकि ये इलाके बेटा जो है ना, कौन सा स्टेपी की बात कर रहे हैं, भूमध्य सागरीय की नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भूमध्य सागरीय और स्टेपी एक ही अक्षांशों में, बस डिफरेंस ये है कि एक तटों की ओर है और एक अंदर की ओर है। तटों की ओर क्या होगा बेटा? भूमध्य सागरीय, और अंदर की ओर क्या होगा? प्रेरी। तो अभी आप क्या लिख रहे हो? भूमध्य सागरीय, यही ना लिखें। इसका सर्वाधिक विस्तार इसका सर्वाधिक विस्तार भूमध्य सागर के तटीय प्रदेशों में देखने को मिलता है।
इसका विस्तार 30 से 45 अंश अक्षांशों के आसपास दोनों ही गोलार्धों में पश्चिमी तटों पर होता है या पश्चिमी तटों पर है। क्लियर है बेटा? अब स्केच निकालिए जो आपको दिया गया, मेरे पास भी एक है, उसको सामने रखिए बेटा, अंदर मत रखिए उसको बार बार, है ना। पेज नंबर 2 पे आइए। सर्वाधिक विस्तार कहां दिख रहा है? भूमध्य सागर के आसपास दिख रहा है। अब आ जाइए नंबर 2 की पोजीशन पे। नंबर 2 दिख रहा है, दक्षिणी अमेरिका में आइए, नंबर 2 की मार्क कर लो, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। नंबर 2 ये क्या है बेटा? मध्य कैलिफोर्निया। नंबर 3 देख लीजिए, नीचे की ओर आइए, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली। कहाँ है लोकेशन? देखो तटीय भागों की ओर है। अफ्रीका में चले आइए, अफ्रीका में कहाँ देखा बेटा? दक्षिण पश्चिमी भाग में। दक्षिण पश्चिमी मतलब ऑन दैट साइड। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में देखो, नीचे की ओर अगर ऑस्ट्रेलिया में देखो तो ऑस्ट्रेलिया की 2 सींगें दिख रही हैं, हॉर्न। इधर देखो मैप में, एक इधर और एक इधर। क्योंकि ये पश्चिमी तटों पे विस्तार है तो इसको 2 जगह पश्चिमी तट मिल जा रहा है, एक इधर भी मिल जा रहा है और एक यहां भी मिल जा रहा है। क्लियर है बेटा? ये दोनों के दोनों इलाके जो नीचे वाले हैं दक्षिण की ओर, दक्षिणी पश्चिमी तट कह सकते हैं, वो किस भाग में है बेटा? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में है। ठीक है, अच्छा अब लिख लें। इनकी लोकेशन बेटा दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ ये हैं। ये जहां जहां होंगे वहां वहां समान प्रकार की जलवायु होगी और बड़ा शानदार इलाका बेटा धरती का। ये तो अभी हम बात करते हैं। लिखें, इन क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, कितना बेटा? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि वार्षिक वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर। मैंने बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन निम्न या निम्न मध्य स्तर की वर्षा हो जाती है। अब जरा वर्षा की खासियत देखो और इसको समझने की कोशिश करो। इन क्षेत्रों में जो भी वर्षा होती है वो शीतकाल में होती है। क्लियर है बेटा? कब वर्षा होती है? शीतकाल में होगी। क्लियर है? क्यों शीतकाल में होगी, जरा समझने की आवश्यकता है। इधर हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। वास्तव में ये इलाके तो वाणिज्यपूर्ण का इलाका दिख रहा है ना बेटा, जब उत्तरायण दक्षिणायन होता है तो। लेकिन जब शीतकाल आता है, वायदाप की पट्टियां जब नीचे को खिसकती हैं, तो ये पूरा इलाका पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है, स्पेशली उत्तरी गोलार्ध। और जब ये पछुआ पवन के प्रभाव में आता है, बोल नहीं रहा बेटा, तो पछुआ पवन किधर से चलती है? पश्चिम से पूरब की ओर। तब ये सागरों से मॉइस्चर लेके वर्षा करने लगती। पश्चिमी तट है ना, तो पश्चिमी तट पे पूर्वा थोड़ी वर्षा करेगी। पूर्वा अगर चल भी रही होगी तो पूर्वा पूर्वी तटों की ओर बारिश करेगी कि पश्चिमी तटों की ओर बारिश करेगी? पश्चिमी तटों की ओर बारिश तभी होगी जब यहाँ पछुआ पवन का प्रभाव हो। और उत्तरी गोलार्ध में कब बेटा? शीतकाल में ये इलाका पछुआ पवन के प्रभाव में होता है। इसलिए यहाँ की वर्षा की स्पेशलिटी है कि वर्षा शीतकाल में होती है।
यानी इन इलाकों में जो बारिश होती है वो विंटर्स में होती है। लेकिन यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता, यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता शीतकाल की वर्षा है। अच्छा, एक चीज नोटिस किया है कि इधर 3-4 दिनों से हम लोगों के यहाँ क्या कंडीशन बन रही है, भौगोलिक स्थिति, खूब बढ़िया चटक धूप है ना, और शाम तक आते आते ये पूरा का पूरा इक्वेटोरियल रीजन जैसा बिहेव कर रहा है इस समय, क्योंकि ताप विश्व हम ही लोगों के इर्द गिर्द भी है अभी। तो पूरा जो इलाका है वो देखो विश्व एकदम धूप हो रही है और शाम तक होते होते ये 3-4 दिन से तो शेड्यूल बनाई है। आज देखो ये शेड्यूल कब ब्रेक डाउन होता है। बहरहाल चले बेटा, इन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बेटा, शीतकाल की वर्षा है। क्लियर है। अब थोड़ा सा बात करते हैं बेटा इन क्षेत्रों की वनस्पतियों की, है ना। लिखें, इन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण विशेषता इन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण विशेषता साइट्रस फ्रूट हैं, रसदार फल हैं। इन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बेटा, साइट्रस फ्रूट है, रसदार फल हैं। रसदार फल पता ही नहीं है, संतरा है, नींबू है, मौसम्बी है, नारंगी है, सहतूत है, ये जितने प्रकार के जो रसदार फल होते हैं साइट्रस फ्रूट, उनका तो वो घर है। और सबसे बड़ी बात कि अंगूरों का ये घर है। दुनिया में सर्वाधिक अंगूर भूमध्य सागरीय प्रदेशों में होता है। कभी आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत अंगूर का उत्पादन होता है? ऑस्ट्रेलिया में अगर अंगूर का उत्पादन होता होगा तो किस इलाके में होता होगा, वही जो आपको बताया जा रहा है। लेकिन मुख्य रूप से अंगूर, नींबू, नारंगी। अब जितने रसदार फल आपके दिमाग में आए सब आप लिख सकते हो। संतरा, सहतूत, और जैतून, ऑलिव, है ना बेटा। तो दो को तो अंडरलाइन कर ही डालो, एक तो जैतून को और एक अंगूर को। हाँ, एक और कर लो, सहतूत। क्यों करा रहे हैं, वजह है, सहतूत का नाम सुने? सहतूत के पत्तों पर ही रेशम के कीड़े पलते हैं, वो सहतूत के पत्तों को ही खाते हैं। और अगर सहतूत होगा तो रेशम भी होगा। रेशम माने क्या, सिल्क, है ना। तो जैसे आप देखते हो ना आपके इर्द गिर्द कुछ साड़ी बनाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं बनारसी साड़ी। अब बने कहीं भी नाम बनारसी ही होता है ना। ये किसकी होती है, अमूमन सिल्क की होती है, सिल्क की साड़ियों के लिए जाना जाता है। तो डेफिनेटली इस इलाकों में सिल्क होगा, तो सिल्क का इंडस्ट्री डेवलप होगी। अंगूर होगा तो शराब होगी, एकदम लिखा पढ़ी में। दुनिया के वर्ल्ड क्लास के जो अल्कोहल हैं इन्हीं क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। एक आइकॉनिक एक ड्रिंक है जिसको हम लोग बोलते हैं शैंपेन। वो जैसे देखते हैं ना क्रिकेट टीम जीतती है तो शैंपेन की बोतल खोलते हैं, ये सब करते हैं। कहाँ बनती है, फ्रांस में बनती है। ऑलिव, जैतून का तेल, देखा है? कहाँ देख लिया, घर में, काहे के लिए? हाँ, एक्चुअल में हम लोग के यहाँ
जो जैतून का तेल है वो एडिबल ऑयल के रूप में प्रयोग नहीं होता, खाद्य तेल के रूप में प्रयोग नहीं होता। वैसे बहुत अच्छा ऑयल है और इसको खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन चूंकि इतना कॉस्टली होता है हम लोग के यहाँ, इसको हम लोग एडिबल ऑयल के रूप में प्रयोग नहीं करते। वैसे आजकल हर शॉपिंग मॉल में 5-5, 10-10 लीटर के केन उपलब्ध हैं ऑलिव ऑयल के, हर जगह मिलने लगे। क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि ये हेल्थ के लिए सबसे अच्छा ऑयल है, और डेफिनेटली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग तो वो 250 ग्राम 200 ग्राम की एक वो पैकेट खरीदते हैं दुकान पे जाके कि जैतून का तेल दे दीजिए। कभी पलट के जरा डिब्बा देखिएगा उसमें मेड इन क्या लिखा हुआ है, वो ध्यान ही नहीं देते। इस बार खरीदिएगा मत, हाँ देख लीजिएगा, पूछ लीजिए जैतून का तेल है वो तो देगा, या तो वो फ्रांस का बना होगा या तो स्पेन का बना होगा, क्योंकि वही इलाके ही हैं बेटा जैतून के। तो जैतून के लिए जाना जाता है। दूसरा, रेशम हो ही गया, शराब हो ही गई, अल्कोहल हो ही गया, है ना बेटा। अब बस एक मामला रह गया है कि परफ्यूम, तभी ना लग्जरियस लाइफ होगी। ये पूरा क्षेत्र सुगंधित झाड़ियों के लिए विश्व विख्यात है। यानी ये पूरे इलाकों में बड़ी मजेदार स्थिति है कि कुछ झाड़ियां मिलती हैं जो बड़ी सुगंधित होती, बड़ी स्मेल करती हैं। इसमें लेवेंडर तो मुझे लगता है कि विश्व प्रसिद्ध जाति, लेवेंडर के परफ्यूम आते हैं, उस पर लिखा होता है कि स्मेल इसकी लेवेंडर की है। वहां का एक द्वीप है भूमध्य सागर का जिसका नाम है कोर्सिका। क्या नाम है बेटा? कोर्सिका। पूरे द्वीप को ही सेंटेड आइलैंड कहते हैं, पूरा द्वीप ही महकता है। उस पूरे इलाके से पानी की जहाज अगर गुजरती है ना तो समझ जाते हैं कि हम लोग पहुंच रहे हैं अब कोर्सिका के आसपास। पूरा इलाका ही महक रहा होता है। तो थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा। लेकिन यह संपूर्ण क्षेत्र अपनी सुगंधित झाड़ियों के लिए विश्व विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है। यह संपूर्ण क्षेत्र अपनी सुगंधित झाड़ियों के लिए विश्व विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है। भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में विद्यमान कोर्सिका द्वीप, भूमध्य सागर में विद्यमान कौन सा बेटा? कोर्सिका आइलैंड या कोर्सिका द्वीप। मैप में देखिएगा, तो सब खराब कर दिया गया है ना। ठीक है बेटा, यही है कोर्सिका। ठीक है, वैसे सारा द्वीप बेटा देख लीजिएगा, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बोलरिक पूछा गया आपसे, बोलरिक द्वीप कहाँ है? ये भी भूमध्य सागर में है। मैंने ये पूरा, इसमें छोटे छोटे कई द्वीप हैं, तो एक द्वीप है बेटा इसमें, कौन सा? कोर्सिका। भूमध्य सागर का क्या लिखा बेटा? कोर्सिका द्वीप। सेंटेंस कुछ पूरा किया है? हाँ, जोर से बोलिए बेटा। अरे किसके अधीन है ये मैं नहीं पूछ रहा हूं यार। भूमध्य सागर का कोर्सिका द्वीप जो लिखा है उसके आगे पीछे कुछ लिखा है? भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिका द्वीप अब फ्रांस के अधीन है, किसके अधीन है, ये बात की बात है। कोर्सिका द्वीप आपकी परीक्षा में जब पूछा पीसीएस में ना, तो खाली ये पूछा कि कोर्सिका द्वीप है कहाँ। अब ये बताना था किसके अधीन है, नहीं है तो बात की बात। न्यू मोरे किसके अधीन है? न्यू मोरे, ये सब मत रटिए, रटते रटते पागल हो जाएंगे, इसकी कोई अंतहीन प्रक्रिया है। जो भी चर्चा में होगा, जिसके बारे में पूछा जाएगा, वो किन्हीं किन्हीं कारणों से चर्चा में होगा। योगार्शी आपसे पूछेगा, सेसल्स आपसे पूछेगा, सेंट हेलिना आपसे पूछेगा। द्वीप कैठो होंगे, याद कर पाओगे जिंदगी भर? ये पॉसिबल नहीं है, ना आपके लिए ना हमारे लिए। लेकिन ये है कि उसमें से कुछ आइलैंड्स को बार बार पूछा जाता है कंपटीशन, वो फैशन में है, ट्रैक में है, तो उस पर थोड़ा नजर रखिए।
कोर्सिका आइलैंड इसलिए बार बार पूछा जाता है कि बड़ा विचित्र तरह का आइलैंड है। ये पूरा का पूरा द्वीप ही सुगंधित आइलैंड कहलाता है, सेंटेड आइलैंड का दर्जा प्राप्त है इसे। कल को पूछेगा निम्न में से किसे सेंटेड आइलैंड कहते हैं और दे देगा विकल्प 4 तो परेशान हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन होगा। लिखें, इसे महकता हुआ द्वीप या सेंटेड आइलैंड कहते हैं। ये रटने वाली कहानी बेटा ना, मेरे मना करने पे भी बाज नहीं आ रहे हैं और इसका खामियाजा आप बहुत जल्द भुगतेंगे, फिर भुगतान करेंगे। आगे आने वाली परीक्षा में इसका भुगतान आप फिर करोगे। और जरा से ये देखना कि आपका रटने वाला कई ठो आया। 5-10 ठो आएगा, बड़ा खुश हो जाओगे। और 5-10 क्वेश्चन से अगर सिलेक्शन हो जाए तो क्या पूछना, रटिए मत, महसूस करिए, उसके फीचर्स को फील करिए। ये परीक्षा के लिए जरूरी है। और नहीं तो बता रहे ना बेटा, सत्य से पर्दा उठेगा, थोड़ा विलंब लगेगा, थोड़ा देर लगेगी और फिर उस सत्य को जान के कुछ हासिल नहीं होगा। ज्योग्राफी को पेंटिंग जैसा होता है ना, कि पूरे स्केच को देखिए, पूरी डिजाइन को महसूस करिए, ना कि छोटी छोटी चीजों पे फोकस करिए। कहते हैं ना, पढ़ने का 2 अप्रोच होता है और आजकल के बच्चों के दिमाग में पता नहीं किसने ये भर दिया, कहां से भर दिया, मैं तो खुद ही नहीं समझ पाता। मैं तो रोज ठीक करता हूं। हमेशा मैक्रो और माइक्रो 2 अप्रोच होता है पढ़ने के लिए। मैक्रो माने मोटी मोटी चीजों को देखिए, बड़ी बड़े फीचर्स को देखिए। माइक्रो माने होता है कि उसमें सूक्ष्मता में जाके चीजों को पढ़िए। लेकिन यहाँ बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक कीड़ा घुसा हुआ है कि जितने छोटे छोटे फैक्ट्स हम याद कर लें, छोटी छोटी चीजें याद कर लें, हमारा भला हो जाएगा। तो करके देख लो ना 2-4 बार। परेशानी कहाँ है, हम यही मिलेंगे फिर। 20 साल से तो आई है, वो स्वास्थ्य ठीक ठाक रहा तो मैं यही मिलूंगा, है ना। आके बताइएगा। बारह, अब क्या कहते हैं बेटा, सेंटेड आइलैंड या महकता हुआ द्वीप कहते हैं। लेकिन यहां संपूर्ण क्षेत्र में कुछ सुगंधित झाड़ियां मिलती हैं। यहां संपूर्ण क्षेत्र में कुछ सुगंधित झाड़ियां मिलती हैं जिन्हें मैं लिख रहा हूं, देख के लिखिएगा। मैक्विस कहते हैं। ऐसे नाम जब लिखें बेटा तो इन्वर्टेड कामा कर लो। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मैक्विस कहते हैं। हाँ, जिसमें लेवेंडर विश्वविख्यात है। इनका प्रयोग कर परफ्यूम या इत्र जो भी लिखें, सेंट जो भी लिखें, परफ्यूम हिंदी में इत्र बनाए जाते हैं। इसलिए यह संपूर्ण क्षेत्र इसके उद्योग के रूप में विकसित हो गया। इसके उद्योग के रूप में विकसित हो गया। ठीक है बेटा, दुनिया के वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के परफ्यूम इधर ही मिलते हैं और वो भी मोस्ट ऑफ दी आपको फ्रांस का बना हुआ दिखेगा। तो बढ़िया जो परफ्यूम होते हैं वर्ल्ड क्लास के, वो फ्रांस वगैरह के हम लोग क्या भी मिलते हैं। एक दिन आपसे बात किया था ना मैंने कि वो लाख लाख रुपए के रेंज में आते हैं। 50 ml आपको मिलेंगे 45,000 के, 50,000 के। तो हम लोग तो खैर उसे नाम हम सुन सकते हैं, यूज नहीं कर सकते।
तो पूरा इलाका बेटा अपनी लग्जरी के लिए जाना जाता है। पैरा चेंज करिए, लेकिन शहतूत की बहुतायतता के कारण, पैरा चेंज करके, शहतूत की बहुतायतता के कारण यह संपूर्ण क्षेत्र सिल्क उद्योगों के लिए भी विश्वविख्यात है। क्यों बेटा? शहतूत से और सिल्क इंडस्ट्री से कोई रिश्ता है? अभी मैंने बताया कि जो रेशम के कीड़े होते हैं वह शहतूत की पत्तियों पे ही पलते हैं। ये भी आपसे पूछा गया, तो पूछने को तो कुछ भी पूछेंगे ना, और कैसे रिलेट करके पूछेंगे उनका मन है ना बेटा। लेकिन अंगूर की अधिकता के कारण, अंगूर की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में अल्कोहल या शराब उद्योग, अच्छा शब्द नहीं लगता शराब बोलना, अल्कोहल अच्छा लगता है। अल्कोहल इंडस्ट्री अत्यधिक विकसित है। अल्कोहल इंडस्ट्री अत्यधिक विकसित है। देखो एक बेटा सूचना छूट गई, तो उसको थोड़ा सा सुधारते हैं। जैसे मैंने कहा कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो सुगंधित झाड़ियां हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मैक्वेस। तो कैलिफोर्निया में भी है, यानी वो इलाका भी इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। तो कैलिफोर्निया में इन्हें चैपेरल कहा जाता है। तो वही कहीं जगह बना के बेटा लिख लो, कैलिफोर्निया में सुगंधित झाड़ियों को चैपेरल कहा जाता है। तथ्यात्मक है बेटा, दिमाग में रखना जरूरी है। कैलिफोर्निया में सुगंधित झाड़ियों को क्या कहा जाता है बेटा? चैपरल कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा रुको बेटा, कुछ बात करते हैं। जैसे आप देखते हो जो एडिबल ऑयल है, खाद्य तेल है, उनकी भारत में ही बड़ी नंबर ऑफ वेराइटीज हैं, तो पूरी दुनिया की तो बात ही छोड़ दें। जैसे आप देखोगे उत्तर भारत में, यानी जिधर हम लोग रहते हैं, नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया में, यहाँ मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बने सरसों का तेल, है ना। गांव में क्या कहते हैं? हाँ, कड़ू तेल कहते हैं, कड़ुआ तेल कहते हैं। कड़ू क्यों कहते हैं? अच्छा लगता है, बड़ा देहाती टाइप का नाम वाम है, तो कभी बोलेंगे नहीं। काहे नहीं बोलोगे? आप ही तो सत्यानाश करके बैठे हो अपनी भाषा का। कड़ुआ तेल कहिए ना दुकान पे जाके, शॉपिंग मॉल में जाइए, पूछिए कड़ुआ तेल है। नहीं, बड़ी बेइज्जती होगी ना, अंग्रेजी अंग्रेजी मस्टर्ड ऑयल बोलेंगे तब आप अंग्रेज कहलाएंगे, तब वो दुकान वाले के इंप्रेशन आपके प्रति बढ़िया होगा। कड़ुआ तेल क्यों कड़ुआ कहते हैं? हद हो गई, ये कड़ुआ ही होता है। इसको गर्म कर दो ना कस के, भाग खड़े होंगे वहां से आप। अजीब तरह की स्मेल आने लगती है ना। वो वास्तव में कड़ुआ होता है। वो अच्छा तेल उसको नहीं माना जाता, हम लोग उसको खाते हैं। अच्छा तेल का मतलब ये नहीं है कि तेल खराब है, वो टेस्ट में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और आपको सुन के हैरत में होंगे, उत्तर भारत के अलावा पूरे भारत में इसको कोई खाता नहीं। हम लोग बचपन से खाते खाते अभ्यस्त हैं, ठीक है। तो हम लोग तो बहुत बुरा नहीं लगता कड़वा तेल, हम लोग खा लेते हैं। आप अगर चले जाओ राजस्थान में, तो उत्पादन भले होता होगा लेकिन वो यूज नहीं करते, कड़वा तेल खाते नहीं। साउथ में आप चले जाएं,
नारियल तेल, माने ऑलमोस्ट सबके घर में नारियल तेल ही प्रयुक्त किया जाता है और उसको लोग खाते हैं। जाड़े में आप भी नारियल का तेल खरीदते हो, है ना? काय के लिए? बॉडी मसाज करने के लिए, शरीर पे लगाने के लिए। वो एडिबल है, वो खाद्य तेल है। जो आप ले आते हो ना वो कोकोनट ऑयल, वो एडिबल है बेटा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आजकल तो तमाम कंपनियां बाल में लगाने के लिए उसमें कुछ और चीजें मिला दे रही हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल आता है ना वो ब्लू कलर वाला डिब्बे में, वो एडिबल है। उस पर देखना नीचे लिखा होगा खाद्य तेल, तो अगली बार थोड़ा लगाना, थोड़ा खाना। हाँ बिल्कुल। अब पूरे मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ऑलिव ऑयल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग ही किया जाता है। अब अच्छा है बुरा है, ये डिबेट की विषय वस्तु हो सकती है, इस पे चर्चा की जा सकती है। एक उनके यहाँ जो तेल होगा वो दुनिया में सबसे अच्छा होगा, और हम लोग का जो तेल होगा वो धरती पे सबसे खराब होगा। यही सब तो हुआ है ना आज तक, कि हर जगह वो अपने आप को सुपीरियरिटी सिद्ध करने की कोशिश किए हैं। आप शराब बनाते हो अंगूर से ना, हम भी बनाते हैं गुड़ से, और हमारा वाला भारी पड़ जाए आप पर डेफिनेटली। लेकिन वो बताएंगे वी आर सुपीरियर। यही सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का सब गेम चल रहा है बेटा। उनकी देखा देखी इधर भी जो थोड़ा सा अपर सोसाइटी के तथा कथित लोग हैं, अब वो ऑलिव ऑयल यूज करते हैं। घर में बताते हैं कि हम अपने खाने के लिए ऑलिव ऑयल यूज करते हैं। अब जाके देखो 5 लीटर का ऑलिव ऑयल माल में मिलने लगा है, आजमगढ़ में भी, यहाँ वहाँ हर जगह मिलने लगा है, 2,500-3,000 के 5 लीटर्स। कभी कुछ और भी महंगे हैं। और वर्जिन ऑलिव ऑयल एक नाम से आता है, वो और कॉस्टली होता है, बस दिखावा है, मैंने शो ऑफ है। तो यहाँ शो ऑफ में हम लोग बर्बाद हो रहे हैं आजकल। अब बड़ा फैशन हो गया ना, ब्रेकफास्ट में ओट्स लेते हैं। अब एक देहाती आदमी है बेचारा, वो सुनता है ओट्स ओट्स तो घबरा ही जाता है, और पता नहीं कि उसके दादा वादा ओट्स ओट्स खा के न जाने कभी का छोड़ छाड़ दिए। अरे भैया, जौ का आटा, गेहूं की दलिया, आप लोगों को नहीं याद है? हम लोगों के बचपन में जब प्राइमरी स्कूल में होते थे तो गेहूं की दलिया सबको खिलाई जाती थी, तो जौ की दलिया वही है। लेकिन अब ये है कि आधुनिक अंग्रेजी नाम वाम देके, अच्छा, 5 स्टार होटल में खूब मूर्ख बनाते हैं अंग्रेजी नाम से। राइस सूप विद जिंजर, अब ये अब मिलेगा आपको 2,500-3,000 में। चावल का माड़ और उसमें थोड़ी सी अदरक, और आप पे करेंगे कम से कम 5,000। ये सब बेटा हम लोगों को मूर्ख बनाने का है तरीका। गांव में बहुत पहले से प्रचलित था कि चावल के माड़ में बहुत एनर्जी होती है, बहुत वो स्टार्च होता है, तो बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज होती है। बहरहाल, इसका कुछ बेसिक फीचर आपको पता चला, दिमाग में जो जगह बना लिया। पहला ये कि जाड़े की वर्षा, इन क्षेत्रों में वर्षा कब होती है बेटा? जाड़े में। क्यों जाड़े में वर्षा होती है? क्योंकि जाड़े में यह क्षेत्र पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाते हैं। गर्मियों में पूर्वा पवन के प्रभाव में रहते हैं। पूर्वा पवन के प्रभाव में रहेंगे तो जाहिर सी बात, पूर्वी तटों पे तो बारिश हो सकती है, पश्चिमी तटों पे कहाँ वर्षा होगी? और ये पश्चिमी तटों पे हो रहा है। और पश्चिमी तटों पे अगर बारिश होगी तो वायुदाब की पट्टियों को एडजस्ट होना होगा। विंटर में एडजस्ट होके पश्चिमा पवन के प्रभाव में आते हैं, इसलिए पश्चिमी तटों पे वर्षा होती है जाड़े में। लेकिन चूंकि ये वायुदाब की पट्टियों के खिसकाव के कारण होता है और उन्हीं के कारण चक्रवात भी आने लगते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में वर्षा। और एक चीज आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने आपको बताया था कि जो शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात होते हैं, पछुआ और जो ध्रुवी पवनों के टकराने से उत्पन्न होते हैं, ये हमेशा पछुआ पवन के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। भूल न रहे हो तो, यानी शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात किधर बढ़ते हैं बेटा? पछुआ पवन के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अगर ये पछुआ पवन के मार्ग में आगे बढ़ेंगे
तो डेफिनेटली पश्चिमी तटों पर बारिश करेंगे। एक नोट बना के जरूर लिखिए। लिखें, सामान्य रूप से यह क्षेत्र वाणिज्य पवन के प्रभाव में रहता है। वाणिज्य पवन माने ट्रेड विंड के प्रभाव में रहता है, जिसके कारण पश्चिमी तटों पर वर्षा नहीं हो पाती। जिसके कारण पश्चिमी तटों पर वर्षा नहीं हो पाती। क्लियर है बेटा? शीतकाल में यह क्षेत्र, विंटर में यह क्षेत्र पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है। इस कारण पश्चिमी तटों पर बेटा पश्चिमी तटों पर वर्षा होती है। इस कारण पश्चिमी तटों पर वर्षा होती है। ठीक है बेटा? लिखें, इसी समय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का, टेम्परेट साइक्लोन, इसी समय शीतोष्ण कटिबंधी, अच्छा रुको बेटा, आपको ये बताया गया था कि उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव किस ऋतु में ज्यादा प्रखर होता है? पढ़ाई नहीं हो रही है बेटा, है ना? जरा पलट के देख लीजिए प्लीज। अच्छा, काफी ज्यादा पेज का डिफरेंस हो गया है ना, इसीलिए भूल गया। ट्रॉपिकल नहीं बेटा, टेम्परेट। ये बड़ी दुखद सच्चाई है बेटा कि ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ रहा है। उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव कब व्यापक होता है? अच्छा, पढ़े रहते तो जल्दी से मिल भी जाता। अच्छा, पढ़ो पढ़ो, ढूंढो। लिखा है? अरे क्या लिखा है बेटा, जरा पढ़ के सुनाइए। ये सब काहे के लिए लिखाया जाता है बेटा? जब वायुदाब की पट्टियां दक्षिण की ओर खिसकने लगती हैं तो पोलर विंड काफी आगे बढ़ जाती है, और जब वो आगे बढ़ जाती है तो उसकी टक्कर होना शुरू हो जाती है किससे? पछुआ। ये सब आपको क्या लगा कि मैंने समय व्यतीत करने के लिए, आपका मनोरंजन करने के लिए बताया गया बेटा? ये सब याद नहीं रखोगे मोटी मोटी चीजें तो कैसे काम आएंगे? तो अभी मैंने क्या बोला कि शीतकाल में यह क्षेत्र पश्चिम पवन के प्रभाव में आता है, उत्तरी गोलार्ध का। अगर ये पश्चिमा पवन के प्रभाव में आता है तो एक बात तो लिखा पढ़ी में तय है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी आते होंगे। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की एक चीज मैंने लिखाया है, मुझे याद है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 10वीं गोलार्ध में वर्ष भर रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में अधिक प्रखर होते हैं। और मैंने ये भी लिखाया कि शीतकाल में इसी प्रकार के एक चक्रवात जो भूमध्य सागर के आसपास आता है,
भारत तक असर रखता है, जिसके कारण शीतकाल में भारत में वर्षा होती है। कब पढ़ोगे बेटा ये सब? जानते हैं क्यों भूल गया? क्योंकि यहाँ तथ्य नहीं था ना, याद करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट है। ये सब मत करिए बेटा, आपका नुकसान हो जाएगा, है ना बेटा। चलिए एक लाइन जोड़िए। अब ये है कि जब हम कोई अगला शब्द बोले तो पिछला वाला आपको चले हम रिवाइज कराने। लिखें, इस समय इन क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव रहता है। लिख लिया बेटा? ये चक्रवात पछुआ पवन के मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये पवन किसका बेटा? पछुआ पवन के मार्ग का अनुसरण करते हैं, पीछा करते हैं। इस कारण शीतकाल में भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, मेडिटेरेनियन रीजन में वर्षा हो जाती है। क्लियर है बेटा? तो ये आपका था बेटा मेडिटेरेनियन रीजन। जब मेडिटेरेनियन रीजन बोला जाए तो आपके दिमाग में कुछ बातें तुरंत बिजली की तरह से पहुंच जानी चाहिए। क्या? अंगूर अंगूर दिखना चाहिए, जैतून का तेल दिखना चाहिए, लोगों की लाइफ बड़ी लग्जरियस होती है, क्लाइमेट बड़ा हॉर्स नहीं होता, क्लाइमेट बहुत नॉर्मल रहता है। आप देख रहे हैं पूरे वर्ष भर में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत नहीं हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता बेटा, साल भर कम ही रहता है, लेकिन बहुत हार्श टेम्परेचर नहीं होता। और चूंकि अक्षांश बहुत उच्च नहीं होने के कारण लंबी अवधि बर्फबारी की नहीं होती, कभी कभी बर्फबारी होती है इन इलाकों में। टेम्परेचर हमारे मूड को बहुत हद तक निर्धारित करता है, बहुत हद तक निर्धारित करता है। हम लोग उत्तर भारत के लोग बड़े एग्रेसिव हैं, और हमसे ज्यादा एग्रेसिव हैं वो मद्रासी उदरासी दक्षिण भारत के लोग। टेम्परेचर हमारा दिमाग खराब करता है, और अगर कोई बोला ऊंची आवाज में तो पहला जवाब ये कि गर्मी से ऐसे ही परेशान है, दिमाग खराब किया हो। एक तकिया कलाम हम लोगों का। वहां टेम्परेचर बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। फ्रूट वगैरह है, परफ्यूम है, सेंट है, लोग बड़े सुंदर हैं, लोग बड़े अच्छे हैं। तो धरती पे जीने की एक बेहतरीन दशाएं बेटा वो उपलब्ध कराता है, और लोग बड़े खुश, बड़े प्लीजेंट रहते हैं। ठीक है बेटा? दूसरा कि कॉम्प्लेक्शन वगैरह लोगों का ठीक होता है। फूडिंग जो हैबिट होती है उन लोगों की, तो आपने कभी सुना होगा, अगर कुछ खाने पीने के आप शौकीन हैं तो बोलते हैं उसको कॉन्टिनेंटल फूड, मेडिटेरेनियन फूड, चाइनीज। ये सब तो नाम सुने हो ना, चाइनीज तो बहुत सुन लिया आजकल कि चाइनीज खाना खाना है। कभी मेडिटेरियन फूड का नाम सुना है? मेडिटेरियन फूड में सैलेड वगैरह बहुत ज्यादा होगा, अल्कोहल जरूर होगा, खाने में अल्कोहल मिलाते हैं। नहीं, आपको खराब ना लगे, वो खाते हैं। तो उनकी फूडिंग हैबिट अलग है, उनके जीने का तरीका अलग है। दे आर प्लीजेंट पर्सन, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। शराब खरीदते नहीं, घरों में बनाते हैं, अनुमति है बनाने की। सबको नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है। भारत में घर में शराब बनाना अलाउड नहीं है, नोबडी इज अलाउड। लेकिन फिर भी कुछ लोग बनाते हैं ना। कौन? आदिवासी सब बनाते हैं, जितने भट्टे सट्टे पे काम करने वाले हैं ये सब बनाते हैं। सरकार कहाँ रोक पाती है? लेकिन वहां अच्छे घरों में अल्कोहल बनाई जाती है, और इसका पैटर्न है। ये आपका हुआ बेटा मेडिटेरेनियन। और मैंने कहा ना कि दूसरा नहीं शुरू करेंगे, कारण ये है कि सब हाथ पाँच हो जाएगा एक ही में। तो अभी एक और रह गया है बेटा, स्टेपी प्रदेश। तो हेडिंग बना लीजिए ताकि कल ये सब झंझट ना रह जाए। हाँ लिखें, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण सॉरी 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 शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या बेटा?
तृण प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय तृण प्रदेश, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं बेटा, बोले प्रेरी प्रदेश या स्टेपी प्रदेश। प्रेरी प्रदेश या क्या बेटा, स्टेपी प्रदेश। इंग्लिश वाला नाम जरूर लिखिएगा। टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड है ना बेटा। ब्रैकेट में अक्षांश जरूर लिख लीजिए, आज ही निपटा लीजिए। 30 से 45 अंश अक्षांश। अब कंफ्यूजन वाली स्थिति है ना बेटा। क्या? क्योंकि अभी जो पढ़ा हम लोगों ने वो भी 30 से 45 अंश अक्षांश है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करिए, वहीं एक शब्द लिखिए, स्थलों के आंतरिक भागों में। स्थलों के क्या बेटा? आंतरिक भागों में। ठीक है बेटा। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रेरी या स्टेपी प्रदेश कहाँ हैं, क्यों हैं, क्या इनके फीचर हैं, कौन कौन सी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। और एक बात ध्यान से सुनो, मैं जो चीजें बताता हूं वो अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं कि क्या आपको पढ़ना जरूरी है कंपटीशन के लिए। पढ़ने के लिए तो इतना कुछ पढ़ना है यहाँ कि पागल हो जाएंगे आप, लेकिन हम लोगों को उधर फोकस करना है जिसकी कंपटीशन में रिक्वायरमेंट है। तो मैं अगर चैपरल बोल रहा हूं, मैं अगर मैक्विस बोल रहा हूं, मैं अगर कोर्सिका बोल रहा हूं, तो कोई वजह है। लेवेंडर अगर हम कह रहे हैं तो कोई खासियत है। आपको नहीं पता कि क्यों बोल रहे हैं, आपको तो लग रहा है ऐसे ही कुछ याद आया होगा तो बोल दिए होंगे। ना ना बेटा, बहुत फिल्टर करके चीजें दी जा रही हैं और नहीं पूछ पाएंगे इसके बाहर। अगर उन इलाकों की ओर गए तो आपसे यही पूछेंगे। जैसे मैंने बताया कि पीसीएस में आपसे पूछा गया कि अंगूर की खेती निम्न में से कहाँ होती है, तो उसमें एक ही मुझे विकल्प में दिखा, मेरे विद्यार्थी जीवन का मामला है, तो उसमें एक ही विकल्प मुझे दिखा, कैलिफोर्निया। और अगर कैलिफोर्निया दिख गया तो जाहिर सी बात है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, बताना ही नहीं है वहां अंगूर की खेती होती। और मैंने एक जगह और आपसे चर्चा किया था, जब नेगेटिव टेम्परेचर लैप्स रेट पे बात किया था, तो मैंने वहीं आपको बताया था कि कैलिफोर्निया में अंगूर की खेती पहाड़ों के ढालों पे होती है। अब कहें कि अलग से शब्द तो नहीं लिखा है कि कैलिफोर्निया में अंगूर की खेती होती, तो आप मूर्ख हैं। इसके अलावा कोई शब्द नहीं है मेरे पास। अगर हम आपको ये बताते हैं कि जापान के होन्शु तट पे, जब मैंने लिखा है तो मुझे याद है मैंने कहा था कि जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु के तट पे आयोशी और क्यूरोशियो की धारा मिलती है। और परीक्षा में अगर ये पूछता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो आप जानिए। और आप कहेंगे अलग से काहे नहीं सर लिखा दिए, इसमें नहीं दिख रहा है आपको। सबसे बड़ी परेशानी बच्चों की यही है, वो चीजों को फिल्टर करके निकाल नहीं पा रहे हैं। उनको ये मलाल है कि अलग से लिखाना चाहिए था ना सर आपको कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। अच्छा, इस लाइन में ये नहीं दिख रहा है आपको, अब इसका उत्तर नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे तो मत बताइए। और हर कोई एसडीएम बनने के लिए बना भी नहीं है, और एसडीएम तो छोड़ दो, हर कोई नौकरी करने के लिए भी नहीं बना है। बेवजह दीवार पे सर टकरा रहे हैं कुछ लोग, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है बेटा कि पढ़ाई का एटीट्यूड बदलिए, फैक्चुअल चीजें आने दो, तथ्यात्मक चीजों को आने दीजिए, तथ्यात्मक चीजें नहीं पढ़ना है। हम चीजों को इतने अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि फैक्ट्स अपने आप आ जाएंगे, लेकिन फैक्ट्स से पीछे पढ़ोगे बेटा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, तो आज यहीं तक बेटा, कल मिलते हैं और प्रेरी प्रदेश, स्टेपी प्रदेश या शीतोष्ण कटिबंधीय तृण प्रदेशों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।